इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। डर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण। उन खुशियों की बातें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तो बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बच्चों, आप सभी को जय हिंद। अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण, कक्षा 10वीं। अध्यापन कार्य के बिंदु
जो आज आपको अध्यापन कराया जाएगा, दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां की जानकारी देना। दूसरा है कार्तीय समतल में किसी बिंदु या निर्देशांक की स्थिति के बारे में जानना। तीसरी मुख्य और अहम बात, रैखिक समीकरण को आलेखी विधि द्वारा हल करने के कुछ नियम बताना। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण टिप बताना। अंतिम पॉइंट है रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्न को आलेखी विधि द्वारा हल करना जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। तो अध्यापन कार्य के महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो आज हम कराने जाएंगे। रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्न को आलेखी विधि द्वारा हल करना जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। चलिए हम ले चलते हैं दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करना। रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, क्या क्या हमको मेथड्स की प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी इन दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। पहला आपकी जो विधि है, रैखिक समीकरण को आलेखी विधि द्वारा हल करना। आपको ग्राफ पेपर के माध्यम से रैखिक समीकरण के द्वारा जो प्राप्त रेखाएं होगी, यदि वे एक दूसरे को कटाक्ष करती है, प्रतिच्छेद करती है, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या दोनों रेखाएं समानांतर होती है, या दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर होती है, ऐसे रैखिक समीकरण से प्राप्त रेखाओं को आलेखी विधि द्वारा हम हल करने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो बिंदु है चरों के रैखिक समीकरण को हल करने की, दूसरा महत्वपूर्ण विधि है रैखिक समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल करना। इसमें क्या होता है, दो रैखिक समीकरण में से दो चर रहता है, उन दोनों चरों में से एक चर का विलोपन किया जाता है, उनको हटाया जाता है या फिर छुपाया जाता है, फिर दूसरे चर का मान हम निकाल के रैखिक समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा जो विधि है, रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। प्रतिस्थापन विधि का आशय x या y के लिए हल करते हैं। जैसे x के लिए हल करते हैं तो उस x के मान को दूसरे समीकरण में रखने का प्रयास करेंगे और इस तरह से हम उनकी स्थान को बदलकर दूसरे समीकरण में रखेंगे और हमको जो रैखिक समीकरण प्राप्त करने का रहेगा x और y का मान प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम हल कर सकते हैं। चौथा विधि जो है रैखिक समीकरण को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस कारण इसको नहीं बताया जाएगा, लेकिन इनके माध्यम से भी वज्र गुणन विधि द्वारा भी हम रैखिक समीकरण को हल करते हैं। लास्ट और अंतिम जो विधि है रैखिक समीकरण को अवलोकन या तुलनात्मक विधि द्वारा हल करना। तो हम अवलोकन यानी ऑब्जर्व करके, देख करके या उनका हम तुलनात्मक अध्ययन करके हम रैखिक समीकरण में जो चर x और y है उनका मान हम निकाल सकते हैं। आलेखी विधि के माध्यम से हम कार्तीय समतल में
स्थिति अर्थात बिंदु और उनके निर्देशांक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर दिख रहा है एक बिंदु O और एक नीली रेखा दिख रही है। ये नीली रेखा को क्या कहा जाता है? जब कार्तीय समतल में दर्शाया जाता है तो ये एक्स अक्ष कहलाता है, जिसको हम एक्स डेश भी कहते हैं। इस एक्स डेश को एक्स अक्ष भी कहते हैं और साथ ही साथ एक्स अक्ष बराबर यहाँ पर लिख के रखा है एक्स डेश अक्ष या समांतर अक्ष। दूसरी अक्ष जो इस अक्ष के लंबवत होगी, जिसको रेड कलर में दिखाया गया है, इसको हम वाई अक्ष या वाई अक्ष भी कहते हैं। और इस अक्ष का नाम, वाई अक्ष का नाम आपको एक्स अक्ष पर लंबवत है, इस कारण इस अक्ष को हम ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कहते हैं। वाई अक्ष बराबर वाई डेश अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष। अब दोनों अक्ष जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, एक बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद कर रही है, उस बिंदु पर मिल रही है। उस बिंदु का नाम मूल बिंदु है, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। इस तरह से हम कार्तीय समतल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष को स्केल व पेंसिल की सहायता से खींचेंगे और उसका यहाँ पर मूल बिंदु O से दाईं ओर जाते हैं तो हमने अंकित कर दिया है 1 2 3 4 5। इसी तरह O के बाईं ओर ऋणात्मक दूरी है, इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। इस तरह से हम एक्स अक्ष पर अंकित करेंगे। इसी तरह हम वाई अक्ष पर भी 1 2 3 4 5 मूल बिंदु के ऊपर की ओर अंकित किया। इसी तरह मूल बिंदु के वाई अक्ष पर नीचे की ओर अंकित करेंगे, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और ऋण 4। इस तरह से हम अंकित कर देंगे और अंकित करने के बाद इस मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 बराबर मूल बिंदु के ये निर्देशांक कहलाते हैं। और ये कार्तीय समतल को 4 भागों में डिवाइड करता है। यहाँ पर 4 भाग क्या है? एक्स ओ वाई, ये प्रथम चतुर्थांश है, जिसका निर्देशांक एक्स का मान भी धन और वाई का मान भी धन होता है। इसी तरह से द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो एक्स डेश ओ वाई, ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगी, जिसमें एक्स का मान ऋणात्मक होता है और वाई का मान धनात्मक होता है। इस तरह से द्वितीय चतुर्थांश की जो चिन्ह होता है कोष्टक में ऋण कॉमा धन होता है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों एक्स और वाई दोनों का मान ऋणात्मक होता है। इस तरह से तृतीय चतुर्थांश का जो चिन्ह बनता है ऋण ऋण, और चतुर्थ चतुर्थांश होता है धन और ऋण। इस तरह से कार्तीय समतल को 4 बराबर भाग में विभाजित करता है और सभी का नाम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश का नाम आपको याद करना है। इसमें एक्स अक्ष के जो मान रहता है वो भुज कहलाता है और वाई अक्ष के जो मान रहता है वो कोटि कहलाता है। तो पहले एक्स अक्ष का मान अंकित करेंगे, उसके बाद वाई अक्ष का मान अंकित करेंगे और जो भुज और कोटि का जो युग्म बनता है ये आपका क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं भुज कोटि दोनों का एक पेयर बना हुआ है, युग बना है और यही निर्देशांक या फिर इस तरह से। चलिए रैखिक समीकरण को आलेखी विधि द्वारा हल करने के कुछ नियम, क्या क्या ऐसा नियम है जिसको आलेखी विधि के माध्यम से हम हल करने का प्रयास करेंगे और बराबर चरणबद्ध आपको याद करना है। उस चरण या स्टेप के माध्यम से आलेख विधि बनाने में, आलेख विधि को हल करने में आपको सहूलियत होगी।
पहला है दिए गए युगपत समीकरण अर्थात रैखिक समीकरण जिसका व्यापक है रूप है ए एक्स धन बी एक्स धन सी बराबर 0 या समीकरण निकाय जिसमें दो समीकरण रहते हैं और जिसमें दो समीकरण रहते हैं उसको युगपत समीकरण भी कहते हैं या रैखिक समीकरण का निकाय कहते हैं। दूसरा है सर्वप्रथम दोनों समीकरणों को स्थिति या इच्छानुसार चर राशि x या y के लिए हल किया जाता है। कहने का तात्पर्य जो दोनों रैखिक समीकरण रहेंगे उसमें से हम x के लिए हल करेंगे या y के लिए हल करेंगे। इस तरह से तीसरा पॉइंट आपको देखने के मिलेंगे, यदि y के लिए हल कर रहे हैं तो x का मान रखते जाएंगे, अब x का मान रखते जाएंगे तो y का मान मिलते जाएगा। इस तरह से कम 3 मान निकालने का प्रयास करेंगे तथा अंत में उसे सारणीबद्ध करेंगे। अगला पॉइंट है इसी तरह से दूसरी समीकरण के लिए भी यही प्रक्रिया हमको अपनाना है। तत्पश्चात x व y के मान को निर्देशांक या बिंदु के रूप में लिखते जाएंगे और बिंदु के रूप में लिखते जाएंगे, बिंदु का या निर्देशांक का हम लिस्टिंग करेंगे। इसके बाद जो हमें निर्देशांक मिलेगा उसे कार्तीय समतल में अर्थात ग्राफ पेपर में स्केल व पेंसिल की सहायता से अंकित करेंगे, जिससे हम उस समीकरण का एक सरल रेखा प्राप्त होगा। इस तरह से दोनों समीकरणों के दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगे। कहने का मतलब जो दो रैखिक समीकरण आपको दिया जाएगा उसको x या y के लिए हल करेंगे। अब फिर y के लिए हल करते हैं तो x का मान रखते जाएंगे, फिर उनका हम क्या करेंगे, इसी तरह से समीकरण दूसरे के लिए भी प्रक्रिया अपनाएंगे और फिर उसको हम एक टेबल बनाएंगे, एक सारणीबद्ध करेंगे और सारणीबद्ध करने के पश्चात x और y के जो युग्म जिसको निर्देशांक कहते हैं उसको हम लिस्टिंग करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे और उनके मदद से हम कार्तीय समतल में पेंसिल व स्केल की सहायता से ग्राफ पेपर में हम आलेखित करने का प्रयास करेंगे। चलिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण टिप है। इसमें क्या ऐसी कंडीशन आएगी जब हम दो रैखिक समीकरण से प्राप्त रेखाएं हमको मिलती है तो क्या क्या किन किन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ेगा। तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण टिप, दोनों समीकरणों से जो दो सरल रेखाएं आलेखित होगी उसमें 3 परिस्थितियां निर्मित होती है जिसके आधार पर समीकरण का हल प्राप्त होता है। पहला पॉइंट है क्या प्राप्त होता है, पहला है जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हो तब समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होता है ना। तो समीकरण से जो हमको रेखाएं मिलेगी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो यदि वो किसी एक बिंदु पर काटती है
तो वह अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल और केवल एक हल ही होंगी। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर काट रही तो दूसरी जगह और नहीं काटेगी। कटान बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु के मान ही समीकरणों के हल प्राप्त होते हैं, अर्थात एक और केवल एक ही तल होते हैं और ये उभयनिष्ठ बिंदु कहलाते हैं जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा है जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समांतर हो तब समीकरण का कोई भी हल होता है, क्योंकि कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। जब दोनों प्राप्त रेखाएं समांतर हो ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलेंगे कि वो समांतर होगी और किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगी। तीसरी जो बिंदु होता है जब दोनों रेखाएं संपाती हो, एक रेखा दूसरे रेखा पर स्थित हो, ऐसी स्थिति में आपको अंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। आइए कुछ प्रश्नों को हल करें और उस प्रश्न के माध्यम से कैसे कैसे कंडीशंस निर्मित होती है। तो पहला कंडीशन हमने बता दिया है आलेखी विधि, रैखिक समीकरण का आलेखी विधि हम जब ज्ञात करते हैं जब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए आइए हम प्रश्नों का अभ्यास करें। आपके समक्ष ये प्रश्न है रैखिक समीकरण निकाय 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण के रूप में है x ऋण y धन 1 बराबर 0 को आलेखी विधि द्वारा हल करेंगे। दो समीकरण आपके समक्ष रखा गया है 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0, x ऋण y धन 1 बराबर 0। अब दो समीकरण है तो दोनों समीकरण का हम नाम भी रखेंगे। पहला 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 और इसका हम नाम रख देते हैं क्या, समीकरण 1। इसी तरह से दूसरा समीकरण आपका है x ऋण y धन 1 बराबर 0 और इस समीकरण का नाम हो जाता है समीकरण 2। इस तरह से दो समीकरण हमको प्राप्त होती है। अब है पहला हमने क्या किया था, प्रथम चरण था x व y के लिए हल करते हैं। प्रथम चरण चलिए हम y के लिए हल करते हैं। यहाँ पर लिख दिए हैं समीकरण 1 व 2 को चर राशि y के लिए हल करने पर हमने एक लाइन खींच दिया है, एक भाग इधर समीकरण 1 है और इस लाइन की दूसरी भाग आपका समीकरण 2 है। 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0, इसको y के लिए हल कर रहे हैं, माने y का मान निकालेंगे। इस तरह से 3x धन 2y बराबर 0 धन 12
आपका 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0, ऋण 12 शून्य की ओर चला गया तो ऋणात्मक होने पर दाएं पक्ष में आ गया तो वो धनात्मक हो गया। इस तरह से 3x धन 2y बराबर 12, शून्य में 12 को जोड़ दिया तो हमको मिला 12। तो 2y बराबर 12 ऋण 3x, क्योंकि हम y का मान निकालना चाह रहे हैं तो 3x धनात्मक है, 12 के साइड आ गया तो वो ऋणात्मक हो गया और बन गया 2y बराबर 12 ऋण 3x। इसी तरह से समीकरण 2 आपकी है x ऋण y धन 1 बराबर 0। इनको हम y के लिए हल करेंगे तो x ऋण y बराबर जो अचर पद है 1 है, इधर आ गया दाईं ओर तो ये ऋणात्मक हो गया। तो 1 से ऋण y बराबर 0 ऋण 1, x ऋण y बराबर 0 में 1 को घटा दिया तो ऋण 1 और फिर y का मान मिल गया ऋण y बराबर ऋण 1 ऋण x, दोनों पक्ष में ऋणात्मक है। इनको पुनः हम अगले पेज पर चलिए समीकरण 1 को हल करने जा रहे हैं। 2y बराबर 12 ऋण 3x, तो y का मान हमको क्या मिलेंगे, y का मान मिल जाएंगे, इनको बॉक्स में लिखा गया है y बराबर 12 ऋण 3x पूरे का बटा 2। ये समीकरण 1 जो है उनको हम y के लिए हल कर दिए तो y बराबर 12 ऋण 3x बटा 2। अब इस में हम x का मान रखते जाएंगे। चलिए समीकरण 2 बचा हुआ है तो ऋण y बराबर ऋण 1 ऋण x, दोनों पक्षों में ऋणात्मक है, ऋणात्मक को कैंसिल कर देते हैं, ऋण चिन्ह को कैंसिल कर देते हैं तो हमको मिल जाता है y का मान y बराबर 1 धन x, जिसको हमने बॉक्स में लिख रखा है। तो इस तरह से द्वितीय चरण बोलता है क्या, द्वितीय चरण x के विभिन्न मानों के लिए y का मान प्राप्त करना। यहाँ पर समीकरण 1 का हमको y के लिए हल मिला y बराबर 12 ऋण 3x बटा 2 और समीकरण 2 के लिए हल मिला y बराबर 1 धन x। अब x का मान हम रखते जाएंगे तो y का मान हमको मिलते जाएंगे। चलिए तो द्वितीय चरण में यही है, हम x का मान रखते जाएंगे तो y का मान मिलेंगे। चलिए द्वितीय चरण में x का मान हम शून्य रखते हैं, x बराबर 0 का मतलब है x का मान शून्य रखना। तो हम शून्य रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, शून्य रखते हैं तो y बराबर 12 ऋण 3x है तो x की जगह में शून्य हो गया तो 12 ऋण 3। और जब भी मान रखते हैं और गुणांक के रूप में है तो उनको ब्रैकेट में लिखने का प्रयास करें। तो 12 ऋण 3 कोष्टक में 0 और पूरे का बटा 2। अब इनको हल करते हैं तो हमको क्या मिलेंगे, y बराबर 12 ऋण 3 गुना 0 0 बटा 2 और बराबर हो गया 12 बटे 2। और 12 बटे 2 को पुनः हम हल करें तो 12 बटे 2 को हल करते हैं तो 2 के पहाड़ा आता है 6 बार में तो होता है y बराबर 6। जब x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान 6 आ जाता है और यही आपका निर्देशांक कहलाएगा। आगे चलिए समीकरण 2 को हल करते हैं तो समीकरण 2 को हल करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, वो समीकरण 2 है y बराबर 1 धन x, तो x बराबर 0 रखें तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, y बराबर 1 धन 0। 1 धन 0 का मतलब क्या हुआ, y बराबर 1। तो y बराबर 1 कब मिला, जब हमने x का मान 0 रखा। तो इस तरह से समीकरण 2 में x का मान 0 रखते हैं तो y का मान मिलता है 1। इसी तरह से पुनः समीकरण 1 का y के लिए हल है 12 ऋण 3x बटा 2 और x बराबर 2 रखते हैं इसी समीकरण में तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका y बराबर 12 ऋण 3 गुना 2 और पूरे का बटा 2। तो इसको हल किया जाता है तो आपको मिलता है y बराबर 12 ऋण 6 पूरे का बटा 2। पुनः हल करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, y बराबर 6 बटा 2 और y बराबर 6 बटा 2 अर्थात y बराबर 6 बटा 2 अर्थात 3 2 तिया 6। इस तरह से हमको जब x का मान 2 रखते हैं तो y का मान मिलता है 3। समीकरण 2 को भी हम हल करें तो समीकरण 2 के लिए क्या है आपका, y बराबर 1 धन x, जैसे x बराबर 2 रखे हैं
तो यहाँ भी वही चीज रख सकते हैं। तो समीकरण y बराबर एक धन x, हमको जो y के लिए हल मिला है x बराबर 2 रखें, तो x बराबर 2 रखते हैं तो हमको y का मान क्या मिलेंगे? y बराबर एक धन x, तो एक धन x बराबर 2, एक स्टेप छूट गया। चलिए, तो y का मान हमें क्या मिला? y बराबर 3। जब x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 3 मिला। पुनः जो समीकरण एक को हल किया था y के लिए, y बराबर 12 ऋण 3x बटा 2, x बराबर 3 रखें, तो x बराबर 3 रखें तो हमको मिलता है y बराबर 12 ऋण 3 गुना 3 और पूरे का बटा 2। तो ये 3 गुना 3 यानी 9 हो जाएंगे, तो y का मान मिल गया हमको y बराबर 12 ऋण 9 पूरे का बटा 2। 12 में 9 को घटा दिया तो हमको क्या मिल गया? 3 मिल गया। तो y बराबर 3 बटे 2, और 3 बटे 2 का मतलब होता है 3 का आधा। तो 3 का आधा क्या मिलेंगे? 1.5 डेढ़। तो यहाँ पर y बराबर हो गया 1.5। ये 3 बटे 2 का हल है। तो x बराबर 3 रखा तो y का मान मिला 1.5। इसी तरह से समीकरण 2 को हल करते हैं, और 2 को जब हल किया जाता है y के लिए तो हमें क्या मिला था? y बराबर एक धन x। तो इसमें भी हम x का मान 3 रखते हैं। तो x का मान हम 3 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? y बराबर एक धन 3, और एक धन 3 मतलब y बराबर क्या मिल गया? एक धन 3 4। हम जब x बराबर 3 रखा तो y का मान मिल गया हमको 4 मिल गया। इस तरह से हमने 3 मान रखा है। एक हाथ और रख के देखते हैं, तो आपका है y बराबर 12 ऋण 3x पूरे का बटा 2, और चौथा मान हम रख देते हैं, अभी इच्छानुसार रख सकते हैं। x का मान हम 4 रखें, तो x का मान हम 4 रखते हैं तो क्या मिलता है? y बराबर 12 ऋण 3 गुना 4 पूरे का बटा 2। 3 गुना 4 12, तो 12 ऋण 12 का मतलब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो y बराबर हो गया 12 ऋण 12 पूरे का बटा 2। पुनः अगला स्टेप में मिलेंगे y बराबर 0 बटा 2, और 0 बटा 2 का मतलब 0 से किसी संख्या, 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, उसका मान हमेशा 0 ही आता है। जब हम x बराबर 4 रखे तो y का मान क्या मिल गया? 0 मिल गया। इसी तरह समीकरण 2 को हम y के लिए हल किया था, तो y बराबर एक धन x मिला था। यहाँ पर भी हम x बराबर 4 रखते हैं तो हमें क्या मिलेंगे? x बराबर 4 रखेंगे तो y का मान मिलेगा एक धन 4, और एक धन 4 का मतलब हो गया y बराबर एक धन 4 मतलब 5। तो इस तरह से हम x बराबर 4 रखे तो y का मान क्या मिला? 5 मिला। तो इस तरह से हमने दो चरी रैखिक समीकरण में 4 मान रखे हैं। अब उस 4 मानों का हम क्या करेंगे? अगला स्टेप जो आता है वो आपका आता है सारणीबद्ध करना। चलिए, अब हम इन्हें सारणीबद्ध करेंगे तृतीय चरण में। यहाँ पर हमने लिख दिया समीकरण 1 व 2 के लिए चर राशि x एवं y मान की सारणी। अब हम हमारा सारणी कैसे बनेगा, टेबल कैसे बनेगा, इस तरह से हम बनाएंगे। समीकरण 1 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 के लिए आपका सारणी तैयार होंगे। और ये हो गया x का मान हमने क्या क्या रखा था? x का मान 0 2 3 4, और y का मान क्या रखा था? जब हमने x का मान 0 रखा तब y का मान 6 मिला था, x का मान 2 तब y का मान 3 3 तब y का मान 1.5, और x का मान अंतिम में हमने 4 रखा था तो इसका मान 0 मिला। तो इसका x y के लिए हमारा एक सारणी तैयार हो गया। इसी तरह समीकरण 2 के लिए x ऋण 2 x ऋण y धन 1 बराबर 0, जो कि आपका क्या है? समीकरण 2 है।
इनके लिए भी हम सारणी तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पर x बराबर 0 2 3 4 रखें, वही सेम मान यहाँ पर भी रखें, x बराबर 0 2 3 4। लेकिन y का मान हमको क्या मिला, y का मान 1 2 रखें तो 3, y x का मान 3 रखें तो y का मान 4, और x का मान 4 रखें तो y का मान 5। इस तरह से समीकरण 2 का भी सारणी तैयार हो गया। अब सारणी के बाद अगला स्टेप आता है चतुर्थ चरण, और जिसमें हम क्या करेंगे, इन x और y के मान को युग्म के रूप में लिखेंगे, और वो आपके क्या कहलाएंगे, निर्देशांक कहलाएंगे। उसी का हम लिस्टिंग करने जा रहे हैं। प्राप्त सारणी से चर राशि x एवं y के मान के लिए युग्म निर्देशांक 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 के लिए युग्म निर्देशांक का सर पहले x का मान रखेंगे, उसके बाद कॉमा करके y का मान रखेंगे, तो आपका युग्म निर्देशांक का एक समुच्चय तैयार हो रहा है। 0 6, यहाँ पर देखते हैं x का मान 0 तो y का मान 6, 0 6 2 3 3 1.5 4 0। ये समीकरण 1 के लिए आपके युग्म निर्देशांक का एक लिस्ट है। इसी तरह से समीकरण 2 x ऋण y धन 1 बराबर 0 के लिए युग्म निर्देशांक निम्न होंगे। क्या क्या होंगे, यहाँ पर 0 1 2 3 3 4 4 5। तो इस तरह से समीकरण 2 के लिए आपको निर्देशांकों का एक लिस्ट, एक समुच्चय तैयार हो गया। अब इन्हीं लिस्ट के माध्यम से, निर्देशांक बिंदु के माध्यम से हम ग्राफ पेपर पर चलिए पंचम चरण है दोनों समीकरणों के लिए आलेख खींचना। कैसे आलेख खींचते हैं हम पहले से ही बता दे हैं कि इनकी स्थिति कैसे, कहां पर कौन सी चतुर्थांश में कौन सा बिंदु निर्देशांक आएंगे, उसके माध्यम से हम उस बिंदुवार करेंगे और बिंदुवार को हम मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। चलिए ये आपका मूल बिंदु है जिसको O से अंकित किया गया है। एक रेखा, नीली रेखा मूल बिंदु से दोनों ओर बढ़ा, और इस अक्ष का नाम क्या है, x O x डैश। इसके बाद इसी पर हमने अंकित कर दिया, 0 के दाईं ओर 1 2 3 4 5 6। इसी तरह दाईं ओर भी हमने कर दिया, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। ये बराबर दूरी पर है, सेम डिस्टेंस पर है। इसी तरह से y अक्ष जो रेड कलर में आपको दिखाया गया, दोनों ओर बढ़ा, और एक दूसरे को ये लंबवत काटते हैं, लंबवत प्रतिच्छेद करती है, और इसका भी हमने अंक अंकित कर दिया 1 2 3 4। इसी तरह y अक्ष में नीचे की ओर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। अब हमको जो बिंदु निर्देशांक मिला है उसको हम क्या करेंगे, इसमें आलेखित करने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है 0 6 1 4.5 2 3 3 1.5 और 4 0। इस तरह से हम 0 1 को पहले करेंगे। 0 6 जो युग्म दिख रहा है ये x का मान है और ये 6 का मान है, लेकिन y अक्ष हम देख रहे हैं 6 नहीं दिख रहा है, ये ऊपर की ओर है, वो हिडन हो गया, छुप गया है। फिर भी उसको हम करते जा रहे हैं। चलिए 4.5 आपको दिखेंगे, ये यहाँ पर देख रहे हैं 4.5 x अक्ष का मान 1 माने y अक्ष से 1 इकाई दूरी, और 4.5 x अक्ष से y अक्ष में 4.5 इकाई दूरी। इस तरह से जो रेड कलर की पॉइंट दिख रहा है ये किसका निर्देशांक है, 1 4.5, और यहाँ पर उस निर्देशांक को हम लिखेंगे, और ये निर्देशांक आपका लिख के आता है 1 4.5। तीसरा निर्देशांक है 2 3, तो 2 3 को यहाँ पर दिखाया गया, ये देख रहे हैं, है ना। अब 2 3 का निर्देशांक है तो हम 2 3 ऐसे लिखेंगे। फिर अगला जो पॉइंट है 3 1.5 जो रेड कलर में दिखा रहा है, यहाँ पर 3 इकाई x का मान हुआ, और 1.5 यानी 1 और 2 के बीच में इस तरह से 3 1.5 आपको निर्देशांक मिला।
1.5 लिख दिया, एक और बच गया 4 शून्य, तो 4 x का मान है यहाँ पर दिख रहा है और शून्य जो है y का मान है, तो यहाँ पर आपका मूल बिंदु, तो ये 4 पर ही 4 शून्य आपका निर्देशांक होगा। अब इन पूरे पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। जो येलो कलर में आपको दिखाया गया है, ये कौन से रेखा का, कौन सा रैखिक समीकरण का सरल रेखा है, तो हमको पता है ये उभर के आएगा और ये दिख रहा है 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 रैखिक समीकरण का सरल रेखा है। इसी तरह से समीकरण रैखिक समीकरण 2 है ना, तो समीकरण 2 उसका लिस्ट भी यहाँ पर आ गया है, ऋण 1 0, तो ऋण 1 0 कौन सी चतुर्थांश में आएगा, तो आपका ऋण 1 x अक्ष के बाईं ओर जाएंगे मूल बिंदु से और 0 आपका y का मान होगा। तो चलिए हम ऋण 1 0 को निर्देशित करने जा रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है ऋण 1 x अक्ष के बाईं ओर ऋणात्मक दिशा में और इसका निर्देशांक हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऋण 1 0। इसी तरह दूसरा है 0 1, तो आपका ये हो गया 0 आपका x अक्ष का मान हुआ, तो y का मान 1 में जाएंगे और इस निर्देशांक है 0 1। इसी तरह से 2 3 पहले से भी आ गया है ना, और फिर अगला जो है 3 4, ये आपको पीला पॉइंट दिख रहा है, तो आपका इसका निर्देशांक 3 4 हो गया और 4 5 1 और है ना, तो ये भी आपका ऊपर में दिखेगा ये वाला। इस तरह से ऋण 1 0 इनका पॉइंट, 0 1 इनका पॉइंट, 2 3 इसका पॉइंट, 3 4 इसका पॉइंट और जो 4 5 पॉइंट है, इन पॉइंट को बिंदु को हम मिलाएंगे तो एक रेखा प्राप्त होगी। देख रहे हैं एक बैगनी कलर की रेखा, और ये कौन सी रैखिक समीकरण का सरल रेखा है, x ऋण y धन 1 बराबर 0 का सरल रेखा है। इस तरह से बच्चों देख रहे हैं एक येलो रेखा जो 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 रैखिक समीकरण का सरल रेखा है, और दूसरा है x ऋण y धन 1 बराबर 0 समीकरण दूसरा की सरल रेखा है। और निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और उस बिंदु के निर्देशांक है 2 3, और यही 2 3 उस दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के हल होंगे, अर्थात x का मान 2 होगा, क्योंकि ये भुज का मान है, प्रथम मान। इसी निर्देशांक में जो प्रथम मान रहता है वो आपका क्या है, भुज का मान, और 3 क्या चीज है, कोटि का मान, y का मान है, y का मान 3 हो जाएंगे और 2 जो है x का मान। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर, एक उभयनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह अद्वितीय हल होता है, एक और केवल एक हल होता है। इस तरह से हमने देख लिया। चले अगला में उसी को हम परिणाम की ओर ले चलते हैं, हमको क्या मिला। यहाँ पर मूल बिंदु O पीला कलर में है, बढ़ रहा है, और इसमें हम एक रेखा खींच दिए, नीली रेखा जो x अक्ष कहलाया, इसी को x डैश भी कहते हैं। एक रेड कलर की अक्ष हमको y डैश मिला, जिसको y अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। अब यहाँ पर जो 2 3 बिंदु हमको मिला था, दोनों रेखाएं दूसरे को काटे थे, उसी को हम यहाँ पर निर्देशित करने जा रहे हैं। और ये आपका ये हो गया ये पॉइंट, ये रेखा देख रहे हैं है ना, ये पहले से कर लिए हैं, और इसी तरह से y रेखा। अब ये दोनों बिंदु, दोनों सरल रेखाएं का जो कटाक्ष बिंदु है 2 3, और यही उस समीकरण का हल होगा। तो ये आपका 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 एक रैखिक समीकरण है जिसका सरल रेखा मिला, और इधर x ऋण y धन 1 बराबर 0 जो बैगनी कलर में आपको दिखाया गया है, और दोनों सरल रेखाएं का कटान बिंदु आपको 2 3 प्राप्त हुआ। इस तरह से अतः समीकरण का हल क्या मिला, x बराबर 2 y बराबर 3, और यही दिए गए रैखिक समीकरण का हल है, जिसको हमने आलेखी विधि के माध्यम से हल करने का प्रयास किया। अतः समीकरण का हल x बराबर 2 y बराबर।
बच्चों, आपने देखा, थैंक्स फॉर वाचिंग। पुनः शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला खलारी जिला बालोद की ओर से सहृदय नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। मैं धर्मेंद्र कुमार श्रवण, लेक्चरर मैथ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खलारी, डिस्ट्रिक्ट बालोद, छत्तीसगढ़,